हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई 2022 का जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका नवंबर में होने वाला है। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे ही आपका साइट पे अगर वो आएगा मैं आपको यहाँ पर ज़रूर उस पर अपडेट कर दूँगा। अब हमें तैयारी कैसे करना है, आप लोगों ने जहाँ से भी कोचिंग क्लासेस किया हुआ है या सेल्फ स्टडी किया हुआ है, अब उसको क्या करना है, एक चैनलाइज वे में उसको भैया एक इन डायरेक्शन वे में लाना है। ठीक है, मैंने सारे नोट्स पढ़ लिया। अब उसको क्या करना है, सारे को कंपाइल करके आपको आउटपुट अब कैसे लेना है बढ़िया से वो आपको अब यहाँ पर डिसाइड करना। तो ये कैसे डिसाइड हो सकता है, अगर आपको वेटेज पता है कि पेपर 1 में किन सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, उन पेपर की आप तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। पेपर 1 में जैसे मैंने कट ऑफ डिस्कस किया था, एनालाइज़ किया था, 140 से लेके 150 के बीच में आपकी कट ऑफ जाती है पेपर 1 की। पेपर 1 में आपके 100 नंबर होते हैं टेक्निकल, 15 होते हैं, 50 होता है रीजनिंग एंड 50 होते हैं एप्टीट्यूड। तो 100 में से आपको 80 से 90 जो आपका ये बेस्ट स्कोर होगा। आपका 50 में से ये जो रीजनिंग आता है ये 40 से लेकर 45 बेस्ट स्कोर माना जाएगा। और आपका जो ये जनरल स्टडीज़ का पोर्शन होता है इसमें 30 से आपका 35। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे वेटेज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे सब्जेक्ट पेपर 1 में आते हैं जिनका इतना ज़्यादा वेटेज है, तो उनका अगर आप तैयारी करते हो तो पेपर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूँ, ऑन एन एवरेज 17, 18, ठीक है, 19, 20 और 21 अभी तक 2020 जो 2020 है उसी का अभी तक आपका एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हुआ। 2021 का जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और 21 को गैप करके 2022 की वैकेंसीज अभी मतलब जो आपका नोटिफिकेशन आया वो 2022 का आया हुआ है। तो ऑन एन एवरेज देखा जा रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो थर्मल पोर्शन होता है, थर्मोडायनामिक्स, पावर प्लांट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, तो इससे भी आप देखो कितना ऑन एन एवरेज कितना क्वेश्चन आ जाता है आपका। मान के चलो अगर मैं डिस्कस करूँ, ये पोर्शन जो होता है इसमें आपका 80+ क्वेश्चन के पेपर 1 में आने वाले हैं। तो मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स और ये सारा जो पोर्शन होता है उसका एक तरह से क्रैश कोर्स, मतलब कम टाइम पे आपको ज़्यादा आउटपुट कैसे मिल सकता है वो यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आपका जो भी सेल्फ स्टडी का मटेरियल है, कोचिंग क्लासेस का मटेरियल है, आप उसको रिविज़न करो, ठीक है। और जैसे मैं अभी फ्लूइड मैकेनिक्स के यहाँ पार्ट 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से डिस्कस करने वाला हूँ, आप सिर्फ उसको डिस्कशन सुनना। आपको मैं गारंटी बता सकता हूँ 3 to 4 क्वेश्चन सिर्फ आपको वहीं से आने वाले हैं। मतलब इस वे में डिस्कस करूँगा कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, चाहे आईएएस का पेपर पहले लगा चुके हो, चाहे एसएससी जेईई का पीवाई को लगा चुके हो, ठीक है। अब क्या करना आपको, जितने भी आपके नोट्स वगैरह है ना भैया, वो जितना कम से कम होंगे उतना आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि 2 घंटे में हमको 200 क्वेश्चन करने हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट किसको किया है, फ्लूइड मैकेनिक्स को टारगेट किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पे आप एक तरह से क्रैश कोर्स बोल सकते हो। जो इंपॉर्टेंट सारा चीज़ आपका जो रहता है टॉपिक वाइज में, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड इज नथिंग बट इट इज़ अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। मतलब जब भी आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो किसी भी फ्लूइड में, तो वो आपको रेजिस्ट नहीं करता है क्या, शेप का चेंज होने के लिए। मतलब जैसे आप थोड़ा सा भी फोर्स लगा दोगे इसमें तो इसका शेप अपने आप क्या हो जाएगा, ये चेंज होने लगेगा, ठीक है। किसका, फ्लूइड का चेंज होने लगेगा। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं, जो कि ऑफर नहीं करता क्या, रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। अगर किसी कंटेनर में अगर फ्लूइड रखा हुआ है तो पूछा जाता है कि उसमें उस टाइम कौन सा फोर्स लगता है, तो उसमें सिर्फ उस टाइम नॉर्मल फोर्स लगता है। इस टाइम जो शियर फोर्स करके जो टर्म आता है, शियर फोर्स जो होता है इस कंडीशन में 0 होता है। शियर फोर्स जब फ्लूइड डायनेमिक कंडीशन में रहेगा, जब फ्लूइड फ्लो करेगा, उस टाइम शियर फोर्स पिक्चर में आता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ कि जो फ्लूइड होती है, जैसे मैं अगर वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या, लिक्विड है। फ्लूइड भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं लिक्विड होता है, एक हो गया गैस हो गया। लिक्विड एंड गैस बोथ आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड के जो, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, अगर वाटर के केस की बात करूँ, तो H2O के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये क्या, H2O के मॉलिक्यूल से आपस में जिस बॉन्ड से बंधे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। अगर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी H2O का मॉलिक्यूल, अगर आपस में बंधे हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कोहेजन, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोहेजन बॉन्ड है। कोहेजन बॉन्ड पिक्चर में कब आता है, जब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ किसी फ्लूइड की। पहले आता है क्या, डेंसिटी और सिंपली मास डेंसिटी। इसका क्या होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम।
केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया। सेकंड क्या टॉपिक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी में डिफरेंस क्या, दोनों ही जो है ना डेंसिटीज़ का रेशियो, बट क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगा और अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी के केस में होगा क्या कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 प्लस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, मतलब वो लिक्विड और गैस का भी डेंसिटी का रेशियो हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में बात करूँ तो ये तो लिक्विड अपॉन लिक्विड का रेशियो रहेगा या गैस का रेशियो रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिक्विड के केस में तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मान लो जैसे मरकरी है, ठीक है, तो मरकरी का डेंसिटी कितना होता है 13,600 होता है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, अब लिक्विड है आपका मरकरी, तो स्टैंडर्ड लिक्विड क्या ले लेते हैं हम लोग, लिक्विड के केस में वाटर कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1000। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मरकरी का निकल का आ जाएगा कितना 13.6 आ जाएगा। अगर वाटर का निकालने के लिए आएगा तो भाई वाटर के यहाँ पे ये 1000 हो जाएगा उसकी, तो 1000 अपन 1000 ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी लिक्विड का अगर आपका दिया हुआ है 0.09 स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर बोल दिया क्या निकालने के लिए, आपको डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया उस लिक्विड का, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब उसका 90 हो जाएगा क्या डेंसिटी हो जाएगा। क्लियर है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी होती है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है क्योंकि ये दोनों डेंसिटी का रेशियो होते हैं। थर्ड क्या आपका स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट मतलब क्या हो गया mg अपन वॉल्यूम, और m बाई वी को बोलते हैं रो इंटू जी हो गया। m बाई वी क्या होता है रो हो जाता, डेंसिटी हो जाता है, तो रो इंटू जी इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर क्यों। फोर्थ नंबर का बात करते हैं क्या कंप्रेसिबिलिटी की, जिसको हम बीटा से नोट करते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1/k वेयर k इज बल्क मॉडुलस, ठीक है। अगर हम k को बढ़ाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कंप्रेसिबिलिटी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। जब कोई भी चीज़ को कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो जैसे वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम लिखोगे तो वो माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी आपका प्लस में आएगा, ठीक है। अगर मान लो अगर पूछा जाता है कि प्रेशर बढ़ाने से बल्क मॉडुलस क्या होगा, तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और बल्क मॉडुलस बढ़ेगा तो भैया कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। किस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और डीवी बाई वी को आपको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। ये चेंज इन प्रेशर है। और के को अगर इसी चीज़ को अगर चेंज करके लिखे तो ये क्या किस में आता है, डेंसिटी अपन चेंज इन डेंसिटी इंटू चेंज इन प्रेशर। बहुत सारे फॉर्मूले दिए रहेंगे जिसमें आपका प्रेशर P1 इंटू P1 और P2 दिया रहेगा, तो वहाँ से चेंज इन प्रेशर निकाल लेना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड कर दोगे तो वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, बल्क मॉडुलस निकल के आ जाएगा। और आपने एक फेमस रिलेशन पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है 3K इंटू 1 - 2 म्यू, जहाँ पे म्यू क्या होता है पॉइजन रेशियो, इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू, जहाँ पे जी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इज इक्वल टू 9kg अपन 3K + G। अगर बल्क मॉडुलस की बात करूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में तो वो आता है P के बराबर आता है। और एडियाबेटिक केस में बात करूँ तो गामा टाइम्स ऑफ P होता है, मतलब एडियाबेटिक के केस में जो होता है बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है क्या होगा, ये कंप्रेस कम होगा, कंप्रेसिबिलिटी कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर होगा वेलोसिटी V अपन C हो गया, ठीक है। और सी को हम लोग लिख सकते हैं √k बाई रो लिख सकते हैं। अगर मैक नंबर लेस देन और इक्वल टू 0.3 है तो जो भी गैसियस फ्लो रहेगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्या, इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, वो लिक्विड जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी कंटेनर में अगर वाटर रखा हो गया है तो हम लोग वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है 1000 हम लोग उसको कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो जिसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिक्विड बोला जाता है। अब विस्कोसिटी क्या होता है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कोई सरफेस है, यहाँ पे वाटर आपको फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर के जो अपने आपस में जो बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं, कौन सा बॉन्ड से बंधे होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स या तो कोहेजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये फ्लूइड मान लो फ्लो कर रहा होगा आप देखते होंगे कि जो सरफेस के मोलिकुल्स सरफेस से जो मोलिकुल टच रहते हैं वो फ्लो नहीं करते, वो स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। और आपस में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना फ्लूइड का फ्लो जो रहता है ना ये बढ़ने लगता है। लेकिन आप क्या देखते हो और एक चीज़ कि अगर ये मोलिकुल मान लो आगे बढ़ना चाहेगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा, उसको यहाँ पे रोक के रखेगा। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो दिखने लगेगा। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक लेयर दूसरे लेयर, ये जो आपका लेयर है इस ऊपर वाले लेयर को क्या कर रहा है भाई, रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक पीछे की तरफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी जो होता है फ्लूइड की उसी को बोल देते हैं क्या, विस्कोसिटी, जिसको हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज़ व्हाट, ये होता है ऑफर रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड। अब लिक्विड और गैस
केस, दोनों के केस में आपके होती है विस्कोसिटी, बट दोनों का केस अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ लिक्विड के केस में, जैसे वाटर हो गया एक लिक्विड, मरकरी हो गया लिक्विड, तो ये होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो आपका मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग जो रहता है उसके कारण इसमें विस्कोसिटी आता है। और एक होता है क्या, कोहेसिव फोर्स के कारण। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जो आपका बॉन्ड होता है बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, मरकरी का मॉलिक्यूल हो गया, जिसको बोलते क्या, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड रहेगा उसको कोहेजन बॉन्ड बोलेंगे। और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड रहता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स अगर बीच में बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एडहेजन बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विस्कोसिटी का मेन कारण क्या होता है लिक्विड में, तो क्या बोलोगे, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन ये सब पूछा गया है आपका, सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो जो विस्कोसिटी होती है वाटर की ये 50.5 टाइम्स ज़्यादा होती है किसका, विस्कोसिटी ऑफ एयर से। ठीक है। और इन केस ऑफ लिक्विड, जैसे अगर मान लो अगर आप वाटर जो है H2O लिक्विड, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो ये जो बॉन्ड होता है ना किसके बीच, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेजन बॉन्ड है ये टेम्परेचर बढ़ाने से ब्रेक कर जाते हैं। मतलब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इन केस ऑफ लिक्विड अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। क्लियर है। गैस के केस में बात करते हैं, विस्कोसिटी का मेन रीजन क्या होता है, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल है, अब चारों मॉलिक्यूल इधर उधर की मतलब कोई बिना मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं किधर मूव कर रहा है, किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो जैसे अब इधर उधर ये मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, और एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, वही तो इसका विस्कोसिटी का मेन रीजन हो गया। क्या रीजन हो गया, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स में इधर उधर भागने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो रैंडमनेस बढ़ना ही क्या कहलाता है कि भैया जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी जो विस्कोसिटी रहेगी म्यू, या तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो रहेगी वो गैस का बढ़ जाता है। लेकिन लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों ही घटती है। ये घटती क्यों है, क्योंकि कोहेसिव बॉन्ड जो है ये टूटने लगते हैं इसीलिए। ठीक है। यूनिट का खेला बहुत होता है, इसमें बहुत सारा पूछा जाता है। एक आप पढ़ते हो कि न्यूटन्स लॉ जो होता है और विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन du/dy। और यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल हट जाता है प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट म्यू आ जाता है, जिसको म्यू को बोलते हैं विस्कोसिटी। अब यहाँ पे जब यूनिट निकालते हो म्यू का तो निकल के आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, या तो इसको जब आप चेंज करोगे तो ये निकल के आता है केजी पर मीटर पर सेकेंड और पास्कल सेकेंड, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोल सकते हैं। और पॉइज भी जो होता है ये डायनेमिक विस्कोसिटी का ही यूनिट होता है। अगर 1 पॉइज अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और 1 पॉइज को भी बोला जाता है सीजीएस यूनिट में 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्लियर है। अब एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होता है, मान लो कि ये आपका फ्लूइड के लेयर है, ठीक है, मान लो नीचे वाले फ्लूइड की लेयर क्या वेलोसिटी यू है, थोड़ा ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ गया, u प्लस डी यू हो गया। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो लेयर का गैप है क्या, dy है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये फ्लूइड जब मॉलिक्यूल जब ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप पढ़ते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो u इंटू डी टी, स्मॉल डी टी टाइम के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल्स ये यहाँ से जाएगा तो u इंटू डी टी, और ये डी यू इंटू डी टी ट्रेवल करेगा। और ये जो एंगल है, ये जब मॉलिक्यूल्स यहाँ से चला गया, ठीक है, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी आगे है ज़्यादा है तो इसलिए ये आगे बढ़ गया, ये यहीं पर रह गया। ठीक है। ये डी थीटा से डिफॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जब आप 10 डी थीटा निकालोगे तो ये 10 थीटा इक्वल क्या लिखते हो, जैसे कि यहाँ थीटा है, ठीक है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू होता है पी परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ गया, डी यू इंटू डी टी, और बेस आ गया आपका डी वाई। ठीक है। 10 डी थीटा बहुत दी स्मॉल एंगल, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ डी थीटा लिख सकते हैं, और डी टी यहाँ पे नीचे आ गया तो ये इक्वल आ गया किसका, डी यू अपन डी वाई। जहाँ डी थीटा अपन डी टी जो होता है इसको बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलेंगे। ये किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं क्या, रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर कौन हो गया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो होता है यहाँ पे वो बराबर होता है रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। अब आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है भैया, जहाँ पे शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन का होता है। और एंगुलर डिफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने निकाला तो क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है तो यहाँ से म्यू लग जाता है, जिस म्यू को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं
बात करूँ इस केस में, अगर इस तरह का ग्राफ ये लीनियर बना हुआ है, क्योंकि देखो शियर स्ट्रेस और यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो आपका रिलेशन निकल के आ रहा है, ये कैसा रिलेशन है भैया, ये बड़ा होगा तो ये बढ़ेगा, तो ये लीनियर रिलेशन है। मतलब यहाँ पे ये टाउ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो ये शियर स्ट्रेस अगर आप बात करूँ तो शियर स्ट्रेस का कुछ नेचर इस तरह से होता है, अगर ये टाउ है, ये ड्यू अपन डी है, तो शियर स्ट्रेस जो होता है ना वो सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे शियर स्ट्रेस जो होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो घटते चली जाती है, और नीचे में वेलोसिटी जो होती है मॉलिक्यूल की जीरो होती है, और ऊपर में वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा और जो शियर स्ट्रेस है ना वो घटेगा। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि सरफेस पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो शियर सरफेस पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और ऊपर जाएंगे तो शियर स्ट्रेस घटेगा। और पूछा जाएगा कि सरफेस पे वेलोसिटी क्या होता है मॉलिक्यूल की, तो जीरो होती है और ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। क्लियर है, क्वेश्चन से ये पूछेगा आपको कि सरफेस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम होगा। और टॉप में पूछेगा तो टाउ इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हो आप, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट वेलोसिटी का केस में हो जाता है। और ये जो डी यू अपन डी वाई होता है, ये जो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपन डी वाई लिखते हो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शियर स्ट्रेस किसका प्रोपोर्शनल होता है, तो क्वेश्चन में रहता है इसका जो आंसर होगा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये दिमाग में बैठा है, रेट जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में जब बात कर देंगे तो, ठीक है। अब आता है आइडियल फ्लूइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, तो इसका कुछ कंडीशन है। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब देखो, अगर मैं बात करूं कि जो वाटर है ना, वाटर को भी अगर हम मतलब पूरा कंप्रेस करें ना, पूरा प्रेशर लगाएं तो उसमें हल्का सा इसका डेंसिटी में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसलिए सोचते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने से जो लिक्विड वाटर है उसकी डेंसिटी क्या रह जाती है, कॉन्स्टेंट रह जाती है। और जिस फ्लूइड का, जिस लिक्विड का डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोला जाता है। तो आइडियल फ्लूइड कैसा फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है। और कैसा, नॉन विस्कस और इनविसिड, मतलब इसमें विस्कोसिटी जो होती है जीरो होती है। अगर विस्कोसिटी अगर जीरो हो गई तो टाउ इज इक्वल टू लिखते हैं म्यू इंटू डी यू अपन डी वाई। तो विस्कोसिटी जीरो मतलब शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होता है, एयर रोटेशनल हो गया। एयर रोटेशनल का मतलब क्या होता है कि जब फ्लूइड जो फ्लो करती है तो ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करेगी, ये बस ऐसे ही भैया आया जैसे सीधा चलते जा रही है, ठीक है, वो रोटेट करके नहीं जाएगी। और इसमें कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये सारा आपका टर्म हो गया किसका, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, किसमें, आइडियल फ्लूइड में नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आइडियल फ्लूइड का केस आएगा तो आपको दिमाग में ये सारे चार केस याद रखना है, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और इरोटेशनल और कोहेसिव फोर्स जीरो। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम न्यू बोलते हैं। न्यू इज इक्वल टू लिखते हैं क्या, म्यू अपन रो, और इसका म्यू का मतलब होता है डायनेमिक विस्कोसिटी या तो नॉर्मली विस्कोसिटी बोलते हैं। रो यहाँ पे डेंसिटी हो गया। इसका यूनिट पूछा जाता है तो एम केस में इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पे लिखा गया है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर होती है वो 15 गुना होती है किसकी, वाटर की। लेकिन हम लोगों ने वहाँ दिखा था कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है वो लगभग 55 गुना ज़्यादा होती है क्या, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर। लेकिन काइनेमेटिक के केस में उल्टा है, इसमें एयर का ज़्यादा है, ठीक है। और वन स्ट्रोक जो होता है, स्ट्रोक पूछा जाएगा किसका यूनिट है, तो ये भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ही यूनिट है। इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखते हैं। अब जैसे कि एक फ्लूइड हो गया न्यूटनियन फ्लूइड, एक होता है नॉन न्यूटनियन। न्यूटनियन फ्लूइड वो जो न्यूटन्स का लॉ को फॉलो करता है, जैसे कि वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सारे न्यूटनियन फ्लूइड है। और कुछ ऐसे भी फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स का लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको नॉन न्यूटनियन फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखो टाइम इंडिपेंडेंट कौन कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें n<1 समझेंगे अभी क्या होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड को बोला जाता है शियर थिनिंग फ्लूइड। शियर थिनिंग मतलब कि इसमें शियर स्ट्रेस डिक्रीज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, सस्पेंशन पैंट्स हो गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ गया टाइम इंडिपेंडेंट में क्या, डायलेटेंट फ्लूइड, जिसमें n जो होता है वो >1 होगा। और इसमें जो होता है शियर स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ता है, ये शियर थिकनिंग फ्लूइड है। एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। टाइम डिपेंडेंट कौन कौन सा होता है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, जिसमें शियर स्ट्रेस डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, ठीक है, जैसे सम पेंट हो गया। और रियोपैक्टिक फ्लूइड, जिसमें शियर स्ट्रेस बढ़ेगा टाइम के साथ, जैसे एग्जांपल जिप्सम पेस्ट हो गया। थर्ड नंबर क्या, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, जिसको मतलब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड भी बोला जाता है। इसका फेवरेट एग्जांपल क्या होगा, टूथपेस्ट जो होता है इसका फेवरेट एग्जांपल है। अब यहाँ पे इसको ग्राफ के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो वैसे फ्लूइड
जो ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे उसको क्या बोल देंगे, नॉन न्यूटनियन। ठीक है, तो ए टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू अपन डी वाई रेज टू पावर एन, जहाँ पे ए को बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एन को बोला जाता है क्या, बिहेवियर इंडेक्स ऑफ फ्लो। ठीक है, अब इसी को थोड़ा अरेंज करके लिखो, n-1 देखो प्लस करोगे तो यही रह जाएगा ना, और ये वाला जो पूरा पार्ट रहता है इसको लिख देते हैं क्या, म्यू अपेरेंट विस्कोसिटी, मतलब ये अपेरेंट विस्कोसिटी का टर्म में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ मान लो एक ग्राफ बना हुआ किसका, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का, ये दोनों के बीच में ग्राफ है। तो देखो पहला वाला ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है हर किसी भी एग्जाम में, चाहे पीएससी हो चाहे जेईई के एग्जाम हो। ठीक है, तो ए जो होता है ना, इसमें देखो ए में क्या दिख रहा होगा, ये 0 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 रहेगा, ये क्या सिर्फ वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको दिखने वाला है। तो शियर स्ट्रेस 0 किस केस में रहता है, जब वो फ्लूइड क्या रहेगा, आइडियल फ्लूइड रहेगा, उसमें शियर स्ट्रेस क्या होती है, 0 रहती है। बी वाला जो है ना, ये बी देखो, ये वाला जो डी है ना, इसमें n<1 है। ठीक है, बी में n>1 है और सी में n=1 है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर सी पहला देखो, सी भी आपको समझ में आ रहा होगा कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, मतलब एक लिनियर रिलेशनशिप दिख रहा है। तो सी क्या हो जाएगा, न्यूटनियन फ्लूइड हो जाएगा। n<1 कैसा होगा, ये हो जाएगा बस स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, इसी को बोला जाता है शियर थिनिंग फ्लूइड, मतलब ये आपका क्या होता है, इसमें शियर स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है। और n<1 ये किसका था, बी नंबर, ये बी आपका डायलेटेंट फ्लूइड है जिसमें शियर स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है। क्लियर है। फिर मैं बात करूँ ये वाला, ये देखो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले एक टाइम पे आपको शियर स्ट्रेस टाउनट जब लगाते हो यहाँ तक, तब इसमें डिफॉर्मेशन जो होता है इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब जैसा टूथपेस्ट होता है, जब उसमें दबाते हो तो कुछ टाइम के बाद उसमें निकलता है, मतलब उसमें थोड़ा सा शियर स्ट्रेस लगाने के बाद उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो इसी को बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक, और इसी को बोला बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड बोला जाता है। क्लियर है। तो और ये जो आपका यहाँ पर ये जी वाला है n<1, इसको बोलेंगे क्या, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड बोला जाएगा, जी जो है। और ई जो है इसमें n>1 रहेगा, इसको बोला जाएगा रियोपेक्टिक फ्लूइड। क्लियर हो गया कि ए कौन सा फ्लूइड होगा, तो ये आपका आइडियल फ्लूइड है। सी कौन सा होगा, न्यूटनियन। D<1 कौन सा होगा, सीडोप्लास्टिक। बी कौन सा होगा, डायलेटेंट। n>1। एफ कौन सा होगा यहाँ पे, बिंगम प्लास्टिक। जी कौन सा होगा यहाँ पे, थिक्सोट्रोपिक। और ई हो जाएगा आपका रियोपेक्टिक। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या हो गया भैया, कि मान लो आप देखते हो ना कि मान लो कोई पानी है, ठीक है, उसमें पत्ता गिर गया तो उसको देखते हो सरफेस पे रह जाता है। क्यों, क्योंकि जितने भी सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपस में एक बॉन्ड की तरह से तने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंजाइल फोर्स आता है, इसी टेंजाइल फोर्स, ये जो टेंजाइल फोर्स का जो रीजन होता है, जो होता है उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोल देते हैं। मतलब क्या कि भाई सरफेस जो है तना हुआ है, एक टेंशन उसमें है मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर है। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, जहाँ पे एफ को बोला जाता है इफेक्ट ऑफ नेट कोहेसिव फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि सरफेस टेंशन का मेन रीजन कौन सा फोर्स के कारण होता है, ये होता है कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। दैट इज एफ को यहाँ पर टेंजाइल फोर्स भी बोला जाता है। इसका यूनिट पूछा जाता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। लेकिन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर आपको याद रखना, ये होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर। मरकरी के केस में ये होता है 0.484 न्यूटन पर मीटर। ये आपका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। अगर ये आपको जैसे कि जब कैपिलरी हाइट H = 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी डी निकालते हो, जहाँ पे वाटर के केस में थीटा 0 तो कॉस 0 1 हो जाता है। सिग्मा अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको मरकरी के केस में याद रहना चाहिए 0.484 होता है, और वाटर के केस में ये 0.073 होता है। और ये भी याद रखना कोहेसिव फोर्स किसके कारण होता है, ये सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, ये आपका कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। आप ये भी क्वेश्चन सुनते होंगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट है, जब बारिश होती है तो वो स्फीयर जो हो जाता है शेप, उसका रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन होता है क्या, सरफेस टेंशन का ही मेन रीजन होता है स्फेरिकल शेप होने का। ठीक है, अब क्या है, इनसाइड प्रेशर निकालना किसका, सोप बबल। ठीक है, सोप बबल में क्या होता है, एक डबल लेयर इसमें फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो अगर ये चीज़ निकालना है तो इसमें इनसाइड प्रेशर जो होता है इसमें होता है 8 सिग्मा/d। डी हो गया उसका डायमीटर बबल का, सिग्मा हो गया आपका क्या, सरफेस टेंशन। वाटर ड्रॉपलेट और एयर बबल के लिए इनसाइड प्रेशर हो जाएगा 4 सिग्मा/d। और जेट क्या होता है, मान लो कोई पाइप है, ठीक है, उसमें अगर वाटर फ्लो कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ से वाटर फ्लो कर जाएगा जितना भी डायमीटर रहेगा। लेकिन आप क्या करो ना, इसका डायमीटर छोटा सा कर दो। डायमीटर जैसे छोटा कर दोगे तो एक हाई वेलोसिटी के साथ वाटर वहाँ से निकल के जाता है। तो जो हाई वेलोसिटी के साथ जो वाटर निकलता है ना, उसी को बोल देता है कि ये जेट है। क्या है, जेट। तो इसको बोल देता है क्या, ये प्रेशर होगा 2 सिग्मा/d।
एक कंसेप्ट आ जाता है वेटिंग फ्लूइड, एक होता है नॉन वेटिंग फ्लूइड। आपने देखा होगा कुछ सरफेस पर अगर कोई लिक्विड अगर गिर गया, ठीक है, तो वो तुरंत उसमें पसर जाता है। जैसे वाटर ड्रॉपलेट किसी सरफेस पे गिरता है मान के चलिए, तो सॉरी प्लास्टिक के एक्सेप्ट मतलब कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो पूरी तरह से उस सरफेस में क्या हो जाता है भाई, उसके साथ मिल जाता है। जैसे अगर मान लो हनी रहता है, हनी अगर किसी सरफेस में आप देखना गिरता है तो वो हनी जो जैसा ड्रॉपलेट गिरेगा वो उसी तरह से रह जाता है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो ड्रॉपलेट दूसरे सरफेस के साथ पूरे एक तरह से मिल जाता है उसको बोल देता है वेटिंग फ्लूइड, मतलब इसको गीला कर दिया है। और जो ड्रॉपलेट नहीं मिलता है उसको बोल देते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड। तो इसका रीज़न क्या हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि इसमें जो ये जो ड्रॉपलेट होगा, ये जिस किसी का भी चीज़ का ड्रॉपलेट रहेगा उसके बीच जो कोहेसिव फोर्स रहेगा, मतलब कोहेजन बॉन्ड रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा रहेगा। कोहेजन बॉन्ड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, मतलब ये दूसरे सरफेस के साथ ये चिपकेगा ही नहीं। और वो लिक्विड जो चिपका हुआ है दूसरे सरफेस के साथ, इसमें क्या कौन सा बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, एडेसिव। मतलब ये सरफेस का मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड और इस वाटर ड्रॉपलेट के जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड रहेंगे, ये दोनों बॉन्ड एक साथ बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सरफेस के साथ वेट कर जाता है। और जो वेट नहीं करता उसमें कौन सा बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, कोहेसिव फोर्स। और जो वेट करेगा उसमें कौन सा बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, उसमें एडेसिव फोर्स रहेगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ पर ड्रॉपलेट इस तरह से पसर गया और इसमें जो थीटा रहेगा ये इक्विड एंगल होगा, मतलब लेस देन 90 होगा। क्लियर है, इसमें एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, जो वेटिंग फ्लूइड होता है। और एडेसिव फोर्स मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मान लो कि अगर वाटर ड्रॉपलेट जिस सरफेस पे मान लो कि गिरता है तो सरफेस का भी अपना एक मॉलिक्यूल होगा और इस वाटर ड्रॉपलेट का भी एक मॉलिक्यूल होगा। तो दोनों क्या होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल। तो इसमें मॉलिक्यूल में एडेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा तो ये वेट कर जाएगा सरफेस से। और इनके सब वेटिंग फ्लूइड जो रहता है, अगर मैं बात करूँ कैपिलरी ट्यूब जो होता है राइज कर जाता है। मतलब अगर स्मॉल डायमीटर का एक ट्यूब किसी बात में मान लो अगर वाटर भरा हुआ है, अगर उसमें डालोगे तो देखना थोड़े टाइम के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे वाटर राइज कर गया। तो यहाँ पे जो वाटर राइज कर गया इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कैपिलरी इफेक्ट बोला जाता है। तो कैपिलरी इफेक्ट का जो कारण होता है, आप हमेशा याद रखना, कोहेजन और एडेजन बॉन्ड के कारण होता है। तो अगर आपका हाइट अगर राइज कर गया तो इसमें क्या होगी, एडेसिव फोर्स ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जो आपका ग्लास का जो मॉलिक्यूल्स और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ये आपस में चिपक करके धीरे धीरे वाटर क्या चल कर गया, ये ऊपर चढ़ गया। तो इसमें एडेसिव फोर्स ज़्यादा है कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो इसमें एडेसिव फोर्स ज़्यादा है। क्लियर है। और दूसरा हो गया आपका नॉन वेटिंग फ्लूइड। ठीक है, तो नॉन वेटिंग फ्लूइड में क्या होगा, आपको क्या दिख रहा है कि इसमें कौन सा फोर्स आता है, इसमें कोहेसिव फोर्स आता है। इसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। कॉन्टैक्ट एंगल देखो ये ऑप्टिक्स मतलब ग्रेटर देन आपका 90 डिग्री रहेगा। और इसमें जो कैपिलरी ट्यूब का जो इसका इफेक्ट रहेगा ये फॉल करेगा। जैसे मरकरी के केस में हम लोग को देखना कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, राइज और फॉल होता है लेयर का। जैसे कि जो होता है पेड़ पौधे जो रहते हैं, वो जो वाटर जो रहता है ग्राउंड के नीचे में रहता है तो उसको कैसे ऊपर जाता है, तनाव वगैरह में कैसे जाता है, ये कैपिलरी इफेक्ट कैसे जाता है। और कैपिलरी इफेक्ट होता है कैसे, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स के कारण होता है। अगर ये हाइट अगर मान लो ये ऊपर चढ़ गया मतलब राइज हो गया तो ये एडेसिव के कारण होगा, और फॉल कर गया तो ये कोहेसिव के कारण होगा। ठीक है, तो एच इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कोस थीटा अपन रो जी डी, जहाँ पे सिग्मा को बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे सरफेस टेंशन बोलेंगे। वाटर का केस में थीटा ले लेना 0 और डी हो गया डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, जी आपको पता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया आपका, रो इक्वल डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे लेवल फॉल कर जाएगा। ये मरकरी के केस में लेवल क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। मतलब मरकरी के केस में यहाँ पे दिख रहा है इसमें कौन सा बॉन्ड यहाँ पे जाता है, कोहेसिव बॉन्ड ज़्यादा है। क्लियर है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिएगा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक का डिस्कशन किया, ताकि लंबे टाइम तक याद रख सकते हो आप। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भैया डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। फ्लूइड क्या होता है कि इसमें ये हल्का सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगा दो यहाँ तो थोड़ा सा भी इसमें ये उसको मतलब फ्लो करता चला जाता है, रेजिस्टेंस आपको मतलब अप्लाई करता ही नहीं है। ठीक है, इसमें जब फ्लूइड अगर एक जगह रखा हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में सिर्फ नॉर्मल फोर्स होता है, शेयर फोर्स 0 होता है। डेंसिटी इक्वल होता है मास अपन वॉल्यूम, जिसका यूनिट होता है kg/m3। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड के रेशियो होता है। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी किसी भी दो सब्सटेंस के बीच का जो रेशियो होता है, डेंसिटी का रेशियो। स्पेसिफिक वेट जिसको हम लोग वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जिसको रोजी न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशन यहाँ से निकल के आता है 1/k, जहाँ पे k को आप लिख सकते हो चेंज इन प्रेशर अपन वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंट। k को बढ़ाने से आपका b क्या हो जाएगा, आपको घट जाएगा। चेंज इन प्रेशर अगर दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंट दिया हुआ रहेगा तो k आराम से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। मैक नंबर अगर लेस देन 0.3 रहेगा, ये बराबर रहेगा तो गैसियस फ्लो को भी आप इनकम्प्रेसिबल बोल सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कॉन्स्टेंट। विस्कोसिटी क्या होता है, ये एक लेयर जो होता है दूसरे लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस
ऑफर करता है उसी प्रॉपर्टी का जो रहती है लिक्विड का, उसको बोल देते हैं क्या, विस्कोसिटी बोल देते हैं। लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी होता है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण या तो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, और कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है बॉन्ड होता है सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको हम लोग विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ये 55 टाइम्स ज़्यादा होता है वाटर के कंपेयर में। और टेम्परेचर को बढ़ाने क्या होता है, लिक्विड के बीच में जो कोहेसिव बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, तो वहाँ पर विस्कोसिटी आपकी डायनेमिक हो चाहे काइनेमेटिक हो आपका घटने लगता है लिक्विड के केस में। बट इन केस ऑफ गैस में जो आपका विस्कोसिटी का रीजन होता है वो रैंडमनेस और मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से इसमें काइनेमेटिक और डायनेमिक दोनों ही विस्कोसिटी आपकी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा। यूनिट की बात करूँ अगर मैं म्यू की, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, या तो केजी पर मीटर पर सेकंड, या तो पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। पोएज भी आपके डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है। 1 पोएज इक्वल टू 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड लिखते हैं। और 1 पोएज को अगर सीजीएस यूनिट में बात करूँगा, इससे भी क्वेश्चन आए हैं तो इसको लिख सकते हैं डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बात करो एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन किसके बराबर होते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ के बराबर होते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करूँ तो शियर स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ, और रिलेशन कैसा होगा, लीनियर रहेगा। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की बात करूँ तो ये इसमें डेंसिटी कांस्टेंट होती है, जिसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे। नॉन विस्कस और इनविसिड ड्यू टू दिस रीजन, इसमें विस्कोसिटी और शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा। इरोटेशनल कंपोनेंट जो ओमेगा होगा यहाँ पे जीरो होगा, और कोहेसिव फोर्स भी इसमें जीरो होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड आपका डेंसिटी का रेशियो को हम लोग बोल देते हैं क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। स्ट्रोक भी किसका यूनिट होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ही होता है। ठीक है, और 1 स्ट्रोक इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसका यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाटर एयर की बात करूँ तो 15 गुना ज़्यादा होता है किसका, वाटर से। न्यूटन फ्लूइड भी आपके न्यूटनियन भी होते हैं, नॉन न्यूटनियन। जो आपके न्यूटन्स को फ्लो करेगा उसको न्यूटनियन, जो फ्लो नहीं करेगा उसको नॉन न्यूटनियन। इसमें भी दो तरह के, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में कौन सा, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता हो, जैसे सीडोप्लास्टिक, इसमें n<1 होता है, जिसको हम लोग शियर थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं। इसका ग्राफ अगर मैं बात करूँ टाउ और du/dy में, तो यहीं पे आपको मैं इसको बता देता हूँ। तो ये वाला जो ए होगा ये आपका हो जाएगा किसका, ये आपका हो जाएगा आइडियल फ्लूइड का। और अगर ये वाला बात करूँ यहाँ पे जहाँ पे आपका विस्कोसिटी म्यू कांस्टेंट, ये लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा था, ये न्यूटनियन फ्लूइड का हो जाएगा। ये n<1 जिसको हम लोग शियर थिनिंग बोलेंगे, इसको हो गया सीडोप्लास्टिक। इसका हो गया ये आपका डायलेटेंट, जिसमें आपका शियर थिकनिंग होगा, n<1। ये हो गया आपका बिंघम प्लास्टिक, ये हो गया आपका थिक्सोट्रोपिक, ये होगा आपका रियोपेक्टिक। क्लियर हो गया, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन इज द रेशियो ऑफ फोर्स टेंजेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और सरफेस टेंशन का मेन रीजन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। और आपका सरफेस टेंशन वाटर और एयर का याद होना चाहिए, 0.073 न्यूटन पर मीटर आपका इन केस ऑफ वाटर, और इन केस ऑफ मरकरी ये होता है 0.484 न्यूटन पर मीटर। इनसाइड प्रेशर इन केस ऑफ सॉफ्ट बबल ये होता है 8 σ/d, और वाटर ड्रॉपलेट जो होता है और एयर बबल जो होता है इस केस में होता है 4 σ/d, और जेट के केस में होता है ये 2 σ/d। वेटिंग फ्लूइड हम लोगों ने समझा जिसमें आपका एडेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, इसमें एक्विड एंगल होगा। और कैपिलरी इफेक्ट के केस में ये क्या होता है, ये राइज हो जाता है हाइट, जैसे वाटर हो गया एग्जांपल। नॉन वेटिंग आपको समझ में आ गया, ये ऑप्टिक्स एंगल होता है, और ये कैपिलरी इफेक्ट इसमें क्या होता है, फॉल करता है, और इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा। कोहेसिव फोर्स सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में होता है। कैपिलरी इफेक्ट यहाँ पर मरकरी का दिखाया गया, और मरकरी और वाटर का दिखाया गया है। यहाँ आपको फॉर्मूला ये होता है, दिया हुआ रहेगा, जो भी आपको कुछ निकालने के लिए बोलेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के सारे टॉपिक मतलब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका यूथ पब्लिकेशन का जो आपका जो मैंने ये क्या बोलते हैं उसका PDF आपको पोस्ट किया था व्हाट्सअप पे, वहाँ से देखना 1 से लेकर 90 तक जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप इस वीडियो को देख के लगा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।